हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चार्टर्ड मशवरा क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आज हमारा तीसरा दिन है अकाउंटिंग इक्वेशन का और आज हम अपने पास अकाउंटिंग इक्वेशन को फाइनल कर देंगे। यानी कि इससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं वो हमने काफ़ी हद तक कल डिस्कस किए थे और आज हम एक अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन से, आज हम उसको डिस्कस करके अपने पास इस टॉपिक को सम अप कर देंगे। तो दो लेक्चर्स अभी तक हमने रिकॉर्ड किए हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड। तो जो लोग आज डे 3 वाला लेक्चर देख रहे हैं उनसे ये है कि आप जो है पहले डे 1 और डे 2 वाले लेक्चर को अपने पास कंप्लीट करके देखें, फिर डे 3 वाले लेक्चर में आए तो आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। लास्ट लेक्चर में जाते जाते हमने अपने पास 4 स्पेशल एडजस्टमेंट को देखा था या 4 ऐसे एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस को देखा था जिनका एक यूनिक इफेक्ट आता है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में। हमने अपने पास 4 सिनेरियो को देखा था। कौन कौन से 4 सिनेरियो? सबसे पहला हमने अपने पास देखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में हमने अपने पास समझा था कि ऐसे एक्सपेंस जो ड्यू तो हो गए हैं लेकिन अभी उनका पेमेंट नहीं हुआ है। ड्यू तो हो गए हैं लेकिन अभी उनका पेमेंट नहीं हुआ है। सेकंड हमने अपने पास देखा था एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है कि भाई इनकम ड्यू हो गई है, इनकम ड्यू हो गई है लेकिन अभी वो हमारे पास आई नहीं है, रिसीव नहीं हुई है। इनकम ड्यू हो गई है लेकिन हमारे पास रिसीव नहीं हुई है, ये होता है एक्रूड इनकम। तीसरा जो था वो था हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब हमने जैसे कल एग्जांपल भी दिया था फीस वाला, 3 महीने की फीस इकट्ठा 1 महीने में दे दी, तो जो 3 महीने की आगे 2 महीने की फीस है जो अभी ड्यू नहीं थी बट हमने पे कर दी है, वो क्या आएगी? आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाम से ही बहुत क्लियर हो रहा है। लास्ट है आपका अनअर्न्ड इनकम या अनएक्रूड इनकम। अनअर्न्ड इनकम या अनअक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? सर ऐसी इनकम जो हमें मिल तो गई है लेकिन अभी ड्यू नहीं हुई थी। मिल तो गई है लेकिन अभी ड्यू नहीं हुई थी। क्या मतलब हुआ सर? कोई ऐसी फीस है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, उसको 3 महीने की फीस एडवांस में मिली है, तो जिसने दी है उसका क्या होगा? उसका प्रीपेड एक्सपेंस होगा, और जिसको मिली है उसका क्या होगा? अनअर्न्ड इनकम हो जाएगी अगले 2 महीने की। कि हमें रिसीव हो गई है, हमें रिसीव हो गई है लेकिन अभी वो ड्यू नहीं थी, अभी वो ड्यू नहीं थी। तो बहुत इजीली हमने इस चीज को अपने पास देखा था और बहुत इजीली हमने अपने पास इन चीजों को समझ लिया था। होपफुली आपको जो पिछली बातें रही हैं वो समझ में आई होंगी। तो इसके साथ आज हम उन्हीं पॉइंट्स का थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन के बाद की प्रैक्टिकल थोड़ा अप्रोच उसका लेने के बाद हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाएंगे जो अकाउंटिंग इक्वेशन में आता है। 2 नंबर 4 नंबर के सवालों में उसे पूछा जाता है, जो कॉन्सेप्ट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। यानी कि एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस को हम पहले डिस्कस करेंगे, एक इलस्ट्रेशन लेंगे जहां पे उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा अगर कोई किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत आ रही हो, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, उसे अगली वीडियो में हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। जितनी भी तरीके की क्वेरीज है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उनसे जो है सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। एक इलस्ट्रेशन है कि हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डील इन अकाउंटिंग इक्वेशन। ये फॉलोइंग आइटम्स है हमारे पास 4 जिनको जो है बताया है कि किस तरीके से इनको जो है डील करना पड़ेगा। सबसे पहला आता है कि इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये क्या हो गई आपकी? आइए, सबसे पहला इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, बताइए क्या है ये? सब इनकम हमारी हो गई है, इनकम हो गई है लेकिन बच्चे फीस नहीं दे रहे। हमें मिल जानी चाहिए लेकिन बच्चे फीस नहीं दे रहे हैं। ये क्या है हमारी? ये है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑफ ₹5,000। 5,000, ओ माय गॉड। 5,000 की ऐसी इंटरेस्ट है जो हमारी ड्यू हो गई है लेकिन अभी क्या हुई है? अभी वो रिसीव नहीं हुई है, अभी वो रिसीव नहीं हुई है। तो जब रिसीव नहीं हुई है तो क्या हमारी, आप बताइए जब वो रिसीव नहीं हुई है तो क्या हम अपना कैश बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। सर अपना बैंक बढ़ा सकते? नहीं बढ़ा सकते। लेकिन सर वो हमारी प्रॉपर्टी तो हो गई है, हम वो 5,000 की इनकम ओन तो करते हैं, तो क्या हम उसे एज एन इनकम, एज एन एसेट, एक एक्रूड इनकम के नाम से दिखा के हम उसे अपनी बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं? बिल्कुल शो कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके की हमारी एसेट बन चुकी है, हमारी प्रॉपर्टी है। फीस मेरी प्रॉपर्टी
रही है, आप दे नहीं रहे। आहा, तो क्या करेगा ये, एक तरफ तो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज एसेट्स बाय ₹5,000। ओह माय गॉड। सो इसका सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, सेकंड इफेक्ट आप बताइए क्या आएगा। सेकेंड इफेक्ट, एक तरफ तो इसने क्या हो गया कि इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, रिसीव नहीं हुई है लेकिन क्या हो गई है, हमने इसे रिकॉग्नाइज कर लिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस में चली गई है, प्रॉफिट एंड लॉस में चली गई है तो इसने हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया है, तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ प्रॉफिट कहां जाएगा, कैपिटल में जाएगा। ओहो हो, इतना सिंपल है। बस खाली हमें लिंक पकड़नी है, बस लिंक पकड़नी है। जिस दिन हम लिंक पकड़ना सीख जाएंगे, यहां से लेकर के एडवांस लेवल तक हमें कोई दिक्कत भी नहीं। हम रटने की कोशिश करेंगे कि इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एसेट्स को इंक्रीज करता है और उसको इंक्रीज इस तरीके से हम जिंदगी लग जाएगी, पर हम जो है कभी भी एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट नहीं बन पाएंगे। हमें हर चीज को एक एक पॉइंट को समझ समझ के चलना है। तो एसेट्स को इंक्रीज कर देगी 5,000 से, और दूसरा ये इंक्रीज कर देगी हमारी कैपिटल को बाय ₹5,000। ठीक है, तो एक एडजस्टमेंट आज हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है कि इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड रिकॉग्नाइज कर लिया हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इसने एक तरफ तो हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया है, प्रॉफिट बढ़ेगा वो कहां जाएगा, वो आपका सीधे सीधे कैपिटल में चला जाएगा, कैपिटल को जाके वो इंक्रीज कर देगा। ऑन द सेकेंड पार्ट उसका जो दूसरा इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा कि वो जो है साहब हमारी एसेट में खड़ा हो जाएगा, नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ कैश, नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ कैश नॉर बैंक, बट एज एन सेपरेट एसेट नेमिंग देयर बाई एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम की तरीके से वो क्या आ जाएगा हमारे पास, एसेट में आ जाएगा, और क्या करेगा एक दूसरी तरफ कैपिटल में आ जाएगा। तो ये एक केस हमने अपने पास डिस्कस कर लिया। सेकेंड केस आता है हमारे पास, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ये बहुत सिंपल सिनेरियो है। कैसे, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव का वर्ड आ गया। रिसीव का मतलब क्या होगा कि हमारी या तो कैश में या फिर बैंक में आ गया होगा, 100%। तभी वो कह रहा है कि रिसीव्ड इन एडवांस। सर आ गया है पर वो अभी मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी ओनरशिप नहीं है, अभी अगले 3 महीनों का रेंट एडवांस में आ गया, पर अभी तो करंट महीना चल रहा है, तो यानी कि अगले 2 महीनों का रेंट मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, वो स्टिल प्रॉपर्टी उस बंदे की जिसने रेंट दिया है, उसकी प्रॉपर्टी है, तो हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। उसकी प्रॉपर्टी है तो हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या, किसी की एसेट तो किसी की लाइबिलिटी। जो अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक होता है वो क्या होता है कि जो गेन करेगा उसके अगेंस्ट वाला उतनी ही अमाउंट से लूज करेगा, तभी हमारी एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस की कंडीशन होगी। मेरा एसेट है तो उसकी लाइबिलिटी होगी, उसकी लाइबिलिटी उसका एसेट है तो मेरी लाइबिलिटी होगी। बहुत सिंपल सा। तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव हो गया है, उसने हमारे कैश और बैंक को स्ट्राइक कर दिया है, लेकिन हम उसे एज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी ही शो करेंगे अगले 2 महीनों की, कि भाई जब तक आपके वो 2 महीने नहीं आ जाते तब तक वो एज बीइंग अ लाइबिलिटी ट्रीट होगी हमारी बैलेंस शीट में। तो एक तरफ क्या हुआ सर, एक तरफ तो उसने जो है हमारे बैंक को स्ट्राइक कर दिया, एक बैंक बढ़ा दिया, कितने रुपए से, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 10,000 था, तो एक तरफ तो उसने 10,000 से बैंक बढ़ा दिया, और दूसरी तरफ लाइबिलिटी को भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया 10,000 से। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया, हाँ साहब समझ में आ गया। थर्ड आते हैं, उम्मीद करता हूँ बहुत आसान सा है, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा है। फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है, आप फिर से पूछेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं एक बार अगले लेक्चर में फिर उसको बता दूंगा। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। तो पेड इन एडवांस क्या हुआ, ये हमारे साथ प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ। कितने रुपए से सर, 15,000 से।
प्रीपेड एक्सपेंस, पेड इन एडवांस, पे हुआ है तो क्या ये हमारी लायबिलिटी है? नहीं सर, पे कर दिया हमने। कहां से पे किया होगा सर? कैश से पे किया होगा या बैंक से पे किया हुआ होगा? तो हमारा क्या स्ट्राइक होगा? या तो कैश स्ट्राइक होगा या बैंक स्ट्राइक होगा। या तो कैश हमने पे किया होगा या बैंक। तो एसेट हमारी क्या हो गई सर? एसेट कम हो गई। लेकिन 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 अभी वो प्रॉपर्टी मेरी है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल, बट इट इज माई पर्सनल प्रॉपर्टी। इट शुड बी रिकॉग्नाइज इन एसेट ओनली। हाँ बिल्कुल साहब, प्रीपेड एक्सपेंस इज अ पार्ट ऑफ एसेट, हमने अपने पिछले लेक्चर में भी देखा था। तो एक तरफ तो हमारी बैंक क्या हुआ? बैंक बढ़ गया, और हमारी दूसरी तरफ क्या हुआ? उसी एसेट में हमारा क्या खड़ा, बैंक हमारा कम हो गया और प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंस हमारा क्या हो गया? बढ़ गया। तो एक तरफ एसेट कम हुई, एक तरफ एसेट बढ़ गई, तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या आ गया? नील। यानी कि जो बैंक है वो तो कम हो गया। कितने रुपए से? 15,000 से। और जब प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ गए तो 15,000 से। यानी एक एसेट आपकी कम हो गई और एक एसेट आपकी बढ़ गई। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैसे हुए? 20,000। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सर ड्यू हो गई है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ड्यू हो गई है, बट स्टिल वी हैव नॉट पेड, सो इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज आउटस्टैंडिंग। सर आउटस्टैंडिंग है, हो चुकी है, ड्यू हो चुकी है, हमने पे नहीं कर रखा है, तो आपका बैंक स्ट्राइक हुआ होगा? नहीं सर। आपका कैश स्ट्राइक हुआ होगा? नहीं। तो आपने पे कहां से किया होगा? सर अभी तो पे ही नहीं किया है। तो पे नहीं किया है तो क्या है वो हमारी? वो सर लाइबिलिटी है हमारी। क्या है वो? लाइबिलिटी है हमारी। बट बीइंग अ पार्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू। है सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हमने पीएल में भी तो डेबिट कर दिया होगा। पीएल में डेबिट करने का मतलब क्या? पीएल में खर्चा दिखाने का मतलब क्या? उसने क्या कर दिया होगा? हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। तो उसने अल्टीमेट हमारी कैपिटल को जाके क्या कर दिया होगा? कम कर दिया होगा। आहा, कुछ मुश्किल बात है क्या इसमें? कुछ दिक्कत वाली बात है क्या इसमें? नहीं, ये तो बहुत इजी है। आइए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ने क्या किया हमारे साथ? सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ने आपको लाइबिलिटी को बढ़ा दिया 20,000 रुपए से, और हमारे पास कैपिटल को कम कर दिया 20,000 रुपए से। लाइबिलिटी को बढ़ा दिया 20,000 रुपए से, और हमारी कैपिटल कैसे कम हो गई? सर लॉस था, लॉस हो गया, मतलब प्रॉफिट को उसने हमारा कम कर दिया। प्रॉफिट को कम कर दिया तो वो कहां स्ट्राइक मारेगा? वो आपकी कैपिटल को रिड्यूस कर देगा। तो ये 4 पॉसिबल स्पेशल एडजस्टमेंट कह लीजिए या एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस कह लीजिए जो होते हैं हमारे, ये किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। अभी प्रीपेड एक्सपेंस के फॉर्म में आया है, कभी ये कह देंगे तो आपने इंश्योरेंस अर्ली पे किया, कभी आपने रेंट अर्ली पे किया, कभी आपने सैलरी अर्ली पे की है। तो ये किसी भी केस में आ सकते हैं। ट्रीटमेंट अल्टीमेटली यही रहेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन के रूप में आ सकते हैं। फॉर्मेट क्या वो हमारा ट्रीटमेंट क्या रहेगा? ट्रीटमेंट बिल्कुल ये रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो 4 आपके एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन है, मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, हर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं दूसरे तरीके से आपको समझा दूंगा। टाइम कम है हमारे पास, और अभी हमें एक फाइनल पार्ट और अपने पास कवर करना है, जो है हमारा, हाँ, नेक्स्ट जो हम अपने पास डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे कि भाई जो आपकी एक फॉर्मेट है, जो टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये जो एक अल्टीमेट इक्वेशन है, इसको बिना एक फॉर्मेट बनाए आप इसे एज एन इक्वेशन की तरह सॉल्व करें। ये क्वेश्चन बोलता है आपको। यानी कि अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो अपने पास कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अक्सर हमारे नहीं सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि हम बात करेंगे कि सब सम्स इन इक्वेशन, यानी कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम किस फॉर्म में बात करेंगे? अपने पास इक्वेशन के फॉर्म में। आइए, ये कह रहा है कि ओपनिंग कैपिटल इन द बिगनिंग, ओनर्स कैपिटल इन द बिगनिंग, या यूं कह लूं मैं सर, ओपनिंग
इज इक्वल्स टू रुपीज 60,000। ओके, ये क्वेश्चन है बेसिकली, है ना। क्वेश्चन का क्रक्स हम यहाँ पे लिख देते हैं और होपफुली अब जो बुक्स हैं वो भी हम जल्दी ही इशू कर देंगे, जिस हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगी। छोटे क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन का क्रक्स है मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो कॉन्सेप्ट जो भी हमारे वो आपको यहाँ से मोर देन सफिशिएंट है इतने पॉइंट्स कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ₹50,000 के। नेक्स्ट, रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड, रेवेन्यू कितने का दे रखा है सर? 70,000 का। एक्सपेंस कितने दे रखे हैं? एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपके ₹65,000 के। हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमने कैलकुलेट करना है क्लोजिंग कैपिटल। सर सामने दे तो रखी कैपिटल, सही कैपिटल दे तो रखी, यही तो आंसर हो गया, तो इतना डेटा देने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, जरा ध्यान से देखो, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल, हाँ ये ओपनिंग कैपिटल है आपकी। आपको क्या मांग रहा है? आपकी क्लोजिंग कैपिटल मांग रहा है। ओहो हो, ओके, क्या मांग रहा है? आपकी आपकी क्लोजिंग कैपिटल मांग रहा है। सर यहां तो सिर्फ क्रेडिटर्स दे रखे हैं, तो क्या मतलब क्रेडिटर्स के अलावा कोई और क्लोजिंग लायबिलिटी नहीं है? नहीं, बिल्कुल होगी। क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखे हैं तो आपको क्लोजिंग लायबिलिटी भी निकालनी है। है हाँ, तो यानी कि दो पार्ट है सर। इस तरीके का तो क्वेश्चन हमने अभी तक देखा नहीं, तभी तो हम दिखा रहे हैं ना आपको यहाँ पे। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे इक्वेशन फॉर्मेट में, आपको उन्हें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आइए बिल्कुल कॉमन सेंस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कॉमन सेंस से आपको जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। सर ओपनिंग कैपिटल में क्या आया होगा? सर प्रॉफिट आया होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही पकड़ा। ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ही तो ऐड होता है। हम अल्टीमेटली जो भी अपने पास जस्टिफिकेशंस देते थे किसी भी इक्वेशन में, वो क्या कहते थे? हम ये कहते थे कि साहब एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस ने आपके प्रॉफिट को कम कर दिया, वो कम हुआ प्रॉफिट कहां जाके जुड़ा? कैपिटल में जुड़ा। तो यानी कि ओपनिंग कैपिटल में अगर हम प्रॉफिट जोड़ दें, अगर हम ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ दें तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। हाँ बिल्कुल आ सकती है। सर प्रॉफिट क्या होता है? अगर प्रॉफिट आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मानेंगे प्रॉफिट? सर प्रॉफिट होगा उस केस में आपके जो टोटल सेल्स हुई है या टोटल जो रेवेन्यू हुआ है उसमें से अगर हम अपने पास एक्सपेंसेस को माइनस कर दे तो हमारा प्रॉफिट है। तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। हाँ 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 हाँ। तो क्लोजिंग कैपिटल क्या हो गई हमारी? तो ओपनिंग कैपिटल दे रखी कितने की? 60,000 की। प्लस रेवेन्यू कितने का दे रखा है सर? 70,000 का। माइनस एक्सपेंसेस कितने के दे रखे हैं? 65,000 के। यानी कि जो क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी 60,000 प्लस 5,000, तो यानी जो क्लोजिंग कैपिटल हो गई हमारी वो क्या हो गई? 65,000 रुपए। ओ जी, तो ये क्या हो गई? क्लोजिंग कैपिटल हमारी 65,000 रुपए हो गई। तो यानी कि एक का तो आंसर हमारे पास आ गया। अच्छा क्लोजिंग लायबिलिटी कैसे निकलेगी? अब तो कुछ रह ही नहीं गया क्वेश्चन में। आप सिंपल अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या डाल दीजिए? अब देखिए यहां पे जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो क्या होती है? टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, मान लिया सर।
सर टोटल एसेट से रिलेटेड कोई डेटा है अपने पास क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। सर ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखे, रेवेन्यू दे रखा है, एक्सपेंस दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल पूछा, क्लोजिंग लायबिलिटी पूछा है, टोटल लायबिलिटी पूछा है। तो साहब क्या करें? ओहो, अब क्या करें? नहीं करने को है ना, एसेट से रिलेटेड डेटा नहीं है हमारे पास, पर लायबिलिटी से रिलेटेड तो है। हाँ सर, लायबिलिटी इसको दो पार्ट में दे रखा है, एक तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपको दे रखा है, अदर लायबिलिटीज भी होंगी कुछ, और हमने क्या कहा था, टोटल लायबिलिटी इज द सम ऑफ इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी क्या हुई हमारी सर? क्लोजिंग कैपिटल, यही तो हुई ना भाई, ओनर का पैसा, पार्टनर का पैसा, प्रोप्राइटर का पैसा, यही तो था ना हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल। हाँ सर यही था। तो जब यही था तो हमारे पास क्रेडिटर, हमारे पास क्रेडिटर का बैलेंस कितना दे रखा है? क्रेडिटर्स ऑफ 50,000 दे रखा है। लायबिलिटी ये हमें सर निकालनी है, अदर लायबिलिटी। और क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल अभी ऊपर हमने निकाली 65,000 रुपए की। तो अगर मैं बात करूं टोटल लायबिलिटी की, तो क्या कैसे निकलेगी? इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स। तो यानी कि टोटल लायबिलिटी को इसी दो ही पार्ट में तो डिवाइड करिएगा ना आप। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं हमारे पास। तो हमारी जो टोटल लायबिलिटी निकलेगी वो क्या निकलेगी सर? क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाली थी 65,000 रुपए, प्लस हमारे पास जो क्रेडिटर्स, सॉरी हाँ, क्रेडिटर्स के जो फिगर दे रखा है वो कितना दे रखा है? 50,000। तो वैसे टोटल लायबिलिटी हम नहीं पता कर पाएंगे। हाँ तो बिल्कुल पता कर पाएंगे। तो टोटल लायबिलिटी हो गई कितनी? हो गई 1,15,000। अभी पता इसमें कुछ दिक्कत है क्या? सिंपली हमने क्या, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस क्या हुआ, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉर्मेट के अलावा एक तरीके से इक्वेशन में सॉल्व करके दिखाया अपने पास। यानी कि हमारे पास जो है सर्टेन डेटा दे रखा था, जहां पे हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दे रखा था, रेवेन्यू दे रखा था, एक्सपेंस दे रखा था, क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग लायबिलिटी हमें निकालनी थी। क्लोजिंग कैपिटल के लिए हमारे पास रेवेन्यू का डेटा अवेलेबल था, एक्सपेंस का डेटा अवेलेबल था और ओपनिंग कैपिटल अवेलेबल थी। तो हमने बात की कि भाई ओपनिंग कैपिटल में अगर हम प्रॉफिट जोड़ दें, तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। प्रॉफिट का फिगर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, तो इट्स अ वेरी कॉमन सेंस कि अगर आप जो है रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दें तो आपका प्रॉफिट का फिगर आ जाएगा। तो आपने क्लोजिंग कैपिटल में और कुछ नहीं किया, आपने ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट के फिगर को दो पार्ट में डिवाइड किया। जहां आपने लिखा है साहब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो आपने ओपनिंग कैपिटल में और ओपनिंग कैपिटल से रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस जो हमारे पास प्रॉफिट था उसे ऐड करके अपने पास क्लोजिंग कैपिटल 65,000 रुपए की निकाल दी। फिर नेक्स्ट उसने पूछा सर टोटल लायबिलिटीज भी बताई। तो टोटल लायबिलिटीज इज द सम ऑफ व्हाट? एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस इंटरनल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज का सम आपको पास क्रेडिटर्स के नाम पे दे रखा था 50,000 रुपए का। इंटरनल लायबिलिटी नहीं थी हमारे पास, इंटरनल लायबिलिटी ऊपर हमने निकाली जो 65,000 रुपए की थी। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, हमारा 1,15,000 रुपए की टोटल लायबिलिटी यहां पे आ गई। अगर वही एकदम जो स्टार्टिंग डे वाला या फर्स्ट डे वाला कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया यहां पे कि भाई टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज। कई बुक्स में इसको इस तरीके से नहीं बताया गया है, यहां पे मैंने आपको बताया टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी, जिस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर ले गए कि भाई टोटल लायबिलिटी इज द सम ऑफ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी आपने निकाल ली है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज आपको दे रखी है, तो अल्टीमेटली उन दोनों का सम क्या हो जाएगा हमारे पास? टोटल लायबिलिटीज। तो इस तरीके से हमने इस टाइप के भी क्वेश्चन को देखा है। अल्टीमेटली जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस पॉइंट से रिलेटेड, उनका ट्रीटमेंट अल्टीमेटली यही सेम होने वाला है। हम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारे पास टाइम बहुत कम है। हालांकि दो क्वेश्चन और थे, मैं सोच रहा था उसे करा दूं, बट लेवल ऑफ स्टैंड जो इसका स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हमने किया है वो ठीक है, वो काफी स्टैंडर्ड का है। इसके अलावा कुछ और करने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर हमने इसको ध्यान से समझ लिया तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास वो हम बहुत इजीली
सॉल्व कर ले जाएंगे। कई बार हुआ है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे बीकॉम के एंट्रेंस में कुछ यूनिवर्सिटीज इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छा पसंद करती हैं पूछना, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बहुत सही भी रहता है उनके लिए कि भाई बच्चा जो 2 मिनट में उसको निकाल के बना, तो वो डेफिनेटली फॉर्मेट्स तो नहीं बनवाएंगे आपसे, लेकिन इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन का एक आइडिया आपसे लेंगे, और आप लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और भी अगर किसी तरीके का इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है तो आप जो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, तो हम जो है उसको अपने पास डिस्कस कर लेंगे। कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, हॉट्स जिन्हें बोलते हैं आप लोग, तो उन्हें हम जो है थोड़ा सा अपने पास डिस्कस करके अपने पास वीडियो को खत्म करते हैं। डू यू थिंक दैट अ ट्रांजैक्शन कैन ब्रेक द अकाउंटिंग इक्वेशन? एक ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को ब्रेक कर सकता था। ब्रेक करने का क्या मतलब हुआ? सब ब्रेक करने का क्या मतलब हुआ? ब्रेक करने का ये मतलब हुआ क्या LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS कर देगा कोई ट्रांजैक्शन? क्या LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS कर देगा कोई क्वेश्चन? ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा हो रहा है, स्टार्टिंग में हमने बताया था कि अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी क्या है, हमारी कुछ ना कुछ वहां पे टेक्निकल एरर आ रही है, वहां पे कुछ हमें रेक्टिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन आपका, हाँ अकाउंटिंग इक्वेशन के फिगर को ऊपर नीचे जरूर कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन को डिससेटिस्फाई कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो हमारी वो टेक्निकल एरर है, हमारी वो अकाउंटिंग एरर है, बल्कि अकाउंटिंग इक्वेशन का सेटिस्फाई होना हर हाल में जरूरी है। LHS इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू RHS है, तो हम उसको दोबारा से देखें, उसमें हम कुछ ना कुछ गलती जरूर कर रहे होंगे। तो ये क्या पूछा है कि क्या आपको लगता है कि कोई ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को ब्रेक कर देगा? ब्रेक कर देगा सवाल ही नहीं होता। अकाउंटिंग इक्वेशन को वो ब्रेक कर ही नहीं सकता, रादर सेटिस्फाई थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ एसेट्स के पार्ट को बढ़ा दे उत्तर से लाए, तो फिगर्स का अल्टीमेटम चेंज हो सकता है हमारे पास, लेकिन वो क्या होगा, हमारे पास उसका चेंज नहीं होगा कि LHS इक्वल्स टू RHS तो रहना ही रहना है। तो इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन देखे। बाकी तो इसमें जो है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है जो हमने अपने पास देखे थे, और तो इसमें मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। देखिए हॉर्स में क्या क्वेश्चन पूछा है कि क्या हो अगर कोई लायबिलिटी ना हो, यानी कि क्या हो गया, हॉर्स का स्टैंड इन्होंने गिरा दिया। इसने ये कहा कि भाई क्या हो अगर जो है लायबिलिटी ना हो तो क्या आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? नॉर्मल केस में क्या होती है? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सर ये पूछा कि अगर लायबिलिटी ना हो तो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, तो इक्वेशन क्या बनेगी? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल, यानी कि जो टोटल एसेट्स हो आपकी कैपिटल। इसका चलो थोड़ा सा मैं इंटरप्रिटेशन करके वीडियो को खत्म करता हूं कि एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल का क्या मतलब हुआ कि आपकी बिजनेस की जितनी भी एसेट है वो आपने क्या करी? इंटरनली फाइनेंस करवाई है, इंटरनली फाइनेंस करवाई है, यानी कि यहां पे आपकी जो एसेट्स है वो टोटल एसेट्स इक्वल्स टू इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी इज व्हाट? इज कैपिटल। तो यानी कि हमारी जो यहाँ पे इक्वेशन है, यानी कि जितनी भी एसेट्स है वो हमने क्या इंटरनली फाइनेंस करवाई है, जिसमें लायबिलिटी की एक्सटर्नल बोरोइंग का कोई रोल नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने डिस्कस किया है क्वेश्चन की, मतलब अपने पेज की लेंथ बढ़ाने के लिए। बाकी उसमें ऐसी कोई क्वेश्चन का काम नहीं। जो अभी हमने ऊपर देखा है इसको एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा, घर जाके इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन उन्हें लगाने की कोशिश करिएगा। दिक्कत होगी तो आप जो है मुझे आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको अपने पास डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे बेसिक्स का पहला पार्ट यहाँ पे जो है कंप्लीट होता है। बेसिक्स का पहला पार्ट यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका समझना बहुत जरूरी था जनरल एंट्रीज के लिए। जनरल एंट्रीज के लिए प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए बहुत जरूरी था, वो टॉपिक हमने अपने पास अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीटेड। जितने भी केसेस थे आपके पास हमने सारे के सारे का एक ब्रीफ डिस्कशन किया है अकाउंटिंग इक्वेशन का। नेक्स्ट में हम अपने पास जो जनरल एंट्रीज करेंगे, बेसिक्स को हमें बेसिक्स हमने जो है वो कवर करने का वादा किया था, तो हम जो है अपने पास बेसिक्स को कवर कर लेंगे। जनरल एंट्रीज, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट तक का साथ रहेगा हमारे पास। बेसिक्स में हम अपने पास बेसिक्स का जो हम हैशटैग लेके चल रहे हैं उसमें हम अपने पास जो है अपने अकाउंटिंग इक्वेशन, जनरल एंट्रीज, लेजर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनको हम अपने पास बनाएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अगेन लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ये शेयर कर दीजिए लोगों में जो भी आपको लगता है कि 11th-12th के लिए कुछ फायदेमंद होगी ये वीडियो, या और भी लोगों के लिए जिनका बेसिक्स उतना अच्छा नहीं है। तो 10 15 20 25 30 मिनट की जो भी वीडियोस हैं, अगर इनको हम देख के अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर ले रहे हैं तो इसमें कोई जो है हर्ज की बात नहीं है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मैन, हैव अ नाइस डे।